ठीक है। तो आज का जो हमारी क्लास रहेगी इसका रहेगा BHIC 131 चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 हमारा रहेगा दक्कन और तमिलहम के आरंभिक राज्य और निर्माण। इसमें हमें इसके स्रोत, राज्य की उत्पत्ति, पूर्वावृत्त, भौगोलिक पृष्ठभूमि, सातवाहन वंश के इतिहास की रूपरेखा, बस्तियों का प्रारूप, प्रशासन समाज, दक्षिण भारत तमिलहम क्षेत्र विशेष, 5 पारिस्थितिक प्रदेश और उनका जीवन यापन का तरीका और राजनीतिक समाज का उद्भव, ये हम दक्षिण भारत को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्रोत को लेकर के, यानी जो दक्षिण भारत के इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके स्रोतों के बारे में हम कहाँ से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, सातवाहन शासकों के दूसरे नाम यानी आंध्राओं से भी जाना जाता है, यानी सातवाहन जो साम्राज्य शासक हैं इनको आंध्राओं से के नाम से भी जाना जाता है। इन राजाओं के नामों की सूची पुराणों में पाई गई। यह जो सातवाहन शासक हैं इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, पुराणों से मिलती। पॉइंट नंबर 1, सातवाहन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती, पुराणों से मिलती है। पॉइंट, इन सूचियों को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में दूसरे साक्ष्य के साथ आलोचनात्मक तुलना किए बिना उपयोग करने में बहुत सी कठिनाई होती है। करें कि ये जो सूची मिली है और खास तौर से जो सातवाहन दक्षिण भारत का जो इतिहास है इसको हमें किसी दूसरे जो सबूत होते हैं, दूसरे जो साक्ष्य होते हैं उनसे तुलना करने के लिए क्या होती है, इसमें आलोचनात्मक तुलना करने के लिए हमें बहुत सी कठिनाई होती है साउथ के इतिहास को लेकर के। उदाहरण के तौर पर विभिन्न पुराणों में राजाओं के नाम और उनके शासन काल में काफी अंतराल है। देखो कह रहे हैं कि जो सातवाहन शासक हैं उनके बारे में भाई राजाओं को नाम को लेकर के, कौन सा राजा किस समय में शासन करता था, इसको लेकर के काफी अंतर भी हमें पाया जाता स्रोतों को लेकर के। इससे भी अधिक बड़ी समस्या यह है कि इन राजाओं के विषय में सूचना केवल कल्पित और कंदबिंद वाली में निहित है। कहने का मतलब अगर देखोगे जो सातवाहन शासक दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके बारे में जानकारियां भी हमें कुछ ही ग्रंथों से मिलती हैं, इसलिए वास्तविकता एवं के बीच में अंतर भी करने के लिए इन स्रोतों को ध्यान पूर्वक अवलोकन। देखो सिंपल सी बात है, सातवाहनों के बारे में जो जानकारियां दक्षिण भारत के बारे में जानकारी है वह हमें पुराणों से मिलती है, लेकिन पुराणों के जो स्रोत हैं किसी दूसरे स्रोत के साथ अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें तो उसको बड़े सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अलग जगह पर अलग अलग चीजें बताई गई हैं, अलग अलग चीजों को लिखा गया। यदि अन्य स्रोत जैसे सिक्के हों, अभिलेख हों के साथ पुराणों का अध्ययन किया जाए तो काफी उपयोगी होगा। करें कि सिंपल सी बात ये कह रहा कि अगर हम सातवाहनों के बारे में साउथ या दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करें, सातवाहनों ने सिंपल सी बात है, हमें जो सिक्के हैं, जो अभिलेख हैं उनके साथ पुराणों का अध्ययन किया जाए, यानी हमें पुराण भी पढ़ना पड़ेगा, सिक्के और अभिलेख के बारे में जानकारी रहेगी तो हमारे लिए काफी उपयोगी रहेगा। सातवाहनों ने काफी बड़ी संख्या में शीशे, चांदी, तांबे और मिश्रित सिक्कों पर ढलवाए थे। जो सातवाहन शासक थे उन्होंने शीशा, चांदी, तांबा इनके सिक्के शुरू किए थे, इनको चलवाया था। उनके सिक्कों पर, उनके चांदी के सिक्कों पर राजा का चित्र नाम लिखा हुआ है। जो सातवाहन शासक है उन्होंने भैया जो सिक्का उक्का चलाया था उस पर राजा का नाम लिखा हुआ है। इससे सिक्कों से पता चलता है कि वहां पर कौन कौन से राजा थे, किसकी क्या उनका शासन काल था, इससे जानकारी मिलती है। बौद्ध गुफाओं से पत्थर पर खुदे लेख एवं लिपिबद्ध किए दान के विवरण से प्राप्त है कि जिनको सातवाहन राजाओं एवं रानियों के साथ बड़ी बड़ी संख्या में साधारण लोगों ने बनवाया था। ये कह रहा है बौद्ध गुफाओं से पत्थर पर खुदे, जो यानी जो बुद्ध की गुफाएं हैं उसमें भैया जो पत्थर लगे उन पर कुछ चीजें लिखी गई जिनमें दान का विवरण मिलता है, यानी सातवाहन राजाओं ने कुछ दान किया था, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि सातवाहन के राजाओं रानियों के साथ बड़ी संख्या में साधारण लोगों ने बनवाया। इन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सामान्यतः विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि सातवाहनों ने प्रथम BCE के आसपास अपना शासन आरंभ किया। देखो जितने भी हमें सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उससे पता चलता कि जो सातवाहन शासक थे इन्होंने प्रथम BCE के आसपास अपना शासन क्या किया था, आरंभ किया था। यानी इनके सिक्कों के आधार पर जो चांदी के सिक्के चलवाए थे या इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो हमें जानकारी जो पुराणों से मिलती है उससे पता चलता है। और सभी ज्यादातर जो इतिहासकार हैं सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो सातवाहन शासक थे उन्होंने प्रथम BCE यानी प्रथम बिफोर ईस्ट क्राइसिस पर अपना शासन आरंभ किया था। उनका सबसे आरंभ
साक्ष्य महाराष्ट्र के राज्य के नासिक के पास से मिलता है। देखो सातवाहन मैंने बता दिया, सातवाहन मुख्यतः जो हमारा महाराष्ट्र है वहीं से, और नासिक के आसपास से इनका क्या, एक गुफा में पत्थर पर उत्कीर्ण लेख के रूप में पाया गया। भैया देखो एक सिंपल सा यहाँ पर देखोगे पत्थर मिला हुआ है, और महाराष्ट्र राज्य में नासिक के पास एक गुफा है, उसमें पत्थर मिला, जिससे पता चलता है सातवाहनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो खास तौर से सातवाहनों के बारे में और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में हमें पुराणों से सातवाहनों के बारे में जो जानकारी मिलती है, वह हमें जो सिक्के मिले हैं, पुराण मिले हैं, अगर इनके साथ अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिएगा 15.3 में क्या है, राज की उत्पत्ति के विषय के बारे में क्या है, यानी अगर बात करेंगे जो सातवाहन राज्य हैं या दक्कन के जो राज्य हैं, इनका उदय किस प्रकार हुआ, इनके राज्य की उत्पत्ति के विषय में क्या क्या चीजें हैं उसको देखेगा। अब तक हम एक प्रश्न उठाते हैं कि राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति ने समाज में कैसे परिवर्तन किए। भाई सबसे पहले प्रश्न उठता कि राज्य क्या है, और राज्य जब आया तो उससे हमारे समाज में क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन आए, या हमारे समाज जो था, समाज में क्या चेंज देखने को मिला। राज्य की उत्पत्ति के कारण के विषय में कई मत दिए जाते हैं। यानी देखो सिंपल सी बात कह रहा कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है, इसको लेकर के बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे मत है, एक बात नहीं है, बहुत सारी चीज। राज्य की उत्पत्ति के कारणों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। कहने का मतलब राज्य की उत्पत्ति, जैसे जैसे राज्य की उत्पत्ति को लेकर के ना अलग अलग मत है, अलग अलग दृष्टिकोण है, और हर राज्य को लेकर के अलग अलग विचार है। ये किसी राज्य को लेकर के अलग उत्पत्ति का सिद्धांत है, किसी को लेकर के अलग उत्पत्ति हुई है। यानी राज्य जो है एक दूसरे से उत्पत्ति को लेकर के बिल्कुल डिफरेंस है, भिन्नता है। कुछ विशेष मामलों में व्यापार के विकास एवं नगरों के फैलाव के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यापार का जैसे जैसे विकास हुआ, भाई राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, तो कह रहे हैं जैसे व्यापार के विकास के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है, और नगरों का फैलाव। पहला कारण क्या है, व्यापार जब बढ़ा, यानी व्यापार में वृद्धि हुई है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना, व्यापार का विकास का कारण है कि राज्य की उत्पत्ति हुई। दूसरा, नगरों के फैलाव के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा, माना जा रहा, दो है ना, तो दो चीजें यहाँ पर बोल रहे हैं। पहला कारण क्या बताया, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के व्यापार का विकास हुआ है, और दूसरा नगरों के फैलाव को कहा जा रहा। अन्य दूसरे मतों के अनुसार आबादी के दबाव एवं विजय के कारण उस समय प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था में, देखो कह रहे हैं कि दूसरे मत यह है कि आबादी का दबाव था। राज्य क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, दबाव बढ़ा तो राज्य की उत्पत्ति हुई। दूसरा, विजय के कारण से एक राज्य ने दूसरे राज्य को जीत लिया, एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को जीत लिया, एक कबीले ने दूसरे कबीले को जीत लिया, इससे भी राज्य की उत्पत्ति हुई। पहला कारण क्या है, व्यापार के विकास से राज्य की उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे नगरों का फैलाव, उससे राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आबादी यानी जनसंख्या का दबाव से भी राज्य की उत्पत्ति हुई है। और राजनीतिक विजय के कारण भी कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया, कह सकते हैं राज्य की उत्पत्ति है। ठीक है, सामान्यतः विद्वान लोग इस तथ्य से सहमत हैं कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए राज्य एक सक्षम हो जा रहा है। भाई जितने भी इतिहासकार हैं या जितने भी विद्वान लोग हैं, वो मानते हैं कि जनसंख्या यानी लोगों पर कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए क्या है, राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, लोगों पर नियंत्रण करने के लिए, लोगों पर कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हमारे लिए जो राज्य है, राज्य बहुत जरूरी है, और राज्य एक आवश्यक तत्व है। क्या है, राज्य एक आवश्यक तत्व है। सभी विद्वान मानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए राज्य एक सक्षम औजार है। राज्य एक भली भांति परिभाषित एक क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। देखो सिंपल सी बात है ना कि राज्य जो है एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कंट्रोल करता है, कर तथा राजस्व को एकत्र करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को बना करके रखता है। देखो राज्य क्या था, भाई राज्य में देखो जो कर होगा, जो टैक्स होगा, उसको वसूलना बहुत आसान हो जाता है, यह एक तंत्र प्रशासन होता है। ठीक है, तो राज्य क्या करता है कि एक भूभाग पर रहने वाली जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा हथियार कह सकते हैं। वह एक अस्थाई सेना को भी रखता है। राज्य क्या करता है, राज्य के पास एक सेना होती है जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। भाई हर राज्य के पास ना सेना होती है। सेना क्या करती है, सेना का काम है कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य के पास होती है। लेकिन इन सबके साथ साथ समाज में असमानता और वर्ग
विभेदन भी बढ़ता है। कह रहे हैं कि राज्य के पास जो सेना होती है, इससे क्या होता है कि समाज में असमानता बढ़ती, अमीरी गरीबी, भेदभाव, ऊंच नीच, इस प्रकार की चीजें समाज में बहुत बढ़ती है राज्य के कारण से। भाई राज्य होगा तो बंटवारा होगा, राज्य होगा तो क्या होगा कि एक प्रकार से समाज में अगर आप देखेंगे तो विभेदन का मतलब होता है बंटवारा बढ़ता है। यहाँ शासक और शासित के मध्य भेद स्पष्ट है। देखो, अगर राज्य रहता है तो शासन करने वाले और आम जनता जो होती है, इनमें बिल्कुल क्या होता है, भेद होता है ना, तो बिल्कुल क्लियर रहता है। अगर जहां पर राज्य रहेगा, जो राजा यानी शासक और शासित जनता में क्या रहता, हमें क्लियर भेद दिखाई देता। क्या होता है, हमें यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखेंगे तो क्लियर भेद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इन सबके साथ साथ समाज में असमानता एक वर्ग विभेदन भी बढ़ाता है। ठीक है, शासक करता अपने लाभ और उपयोग के लिए समाज के संसाधनों को, देखो करें जो शासक होता है, यहां से देखना, शासन करता अपने लाभ और उपयोग के लिए समाज के संसाधनों को। देखो जो शासक होता है, जो राजा होता है, वो क्या करता है, समाज का जो संसाधन होता है उसको कंट्रोल करता है ना, राज्य तो यही करता है ना। दूसरी ओर शासित वर्ग शाही परिवार के सदस्यों, राज्य के कुलीनों, बहुत से अधिकारियों की सेवा के रखरखाव के लिए आवश्यक और धन एवं राजस्व उपलब्ध कराते हैं। भाई राज्य में क्या होता, राज्य के पास क्या था, राज्य में जो कुलीन लोग हैं, जो भैया पैसे वाला आदमी है, राज्य के जो अधिकारी हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके लिए राजस्व यानी रुपया पैसा कौन उपलब्ध कराता, आम जनता ही तो करती है। हम लोग टैक्स भरते हैं, तो राज्य के जो अमीर आदमी है, जो दुनिया भर का जो सरकारी आदमी है, या इनकी सेवा, इनको जो सैलरी मिलती, किससे मिलती भाई, आम लोग जो हैं, जो पैसा देते हैं, जो टैक्स, उसी तो होता राज्य का रख रखाव ना। इस प्रकार कबीलाई समाज और राज्य समाज में मूलभूत अंतर राजनीतिक नियंत्रण की प्रकृति में। देखो कबीलाई समाज में जो समाज कबीले के रूप में था और जो समाज राज्य के रूप में आया, उन दोनों समाजों में अगर आप देखेंगे तो हमें बड़ा परिवर्तन देखने को यहाँ पर क्या होता है, मिलता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो राज्य कबीलाई समाज, ठीक है, और राज्य समाज में अंतर है। ठीक है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विशेषागात्मक प्रशासनिक व्यवस्था शासन एवं शासित को अलग करती है। देखो राज्य व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रशासन होता है, भाई जो शासन प्रशासन चलता है, पुलिस होगी, सेना होगी, राज्य को कंट्रोल करने वाले होंगे, अधिकारी होंगे। यानी राज्य के पास क्या होता है, विशेष चीजें क्या होती है, राज्य के पास प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वहां पर शासक होता है जो लोगों को शासित करता है। ठीक है, कबीलाई समाज सामान्यतः एक कबीले के द्वारा राजनीतिक शक्ति का उपयोग करता है। देखो जो कबीलाई समाज होता है वह राज्य के रूप में नहीं होता है, बल्कि वह एक राजनीतिक शक्ति का ही उपयोग करता है। लेकिन जो राज्य होता है वो प्रशासनिक व्यवस्था का, शासक का, शासित लोगों का, इनको अलग करके शासन करती है, जिनके पास अपने निर्णय को लागू करने का कोई अधिकार नहीं होता। देखो जो कबीले होते हैं, इनके जो निर्णय होते हैं, उनको लागू करने का कोई पैमाना नहीं है। लेकिन जो राज्य होता है उसको नियम कानून ढंग, सारी चीजें जो होती हैं बिल्कुल क्लियर होती हैं। कबीले में बिल्कुल नियम कानून और निर्णय लागू करने का कोई अधिकार नहीं होता। कबीले की स्थिति सदस्यों की वफादारी पर निर्भर करती है। भाई जो कबीला होता है उसमें लोग एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो वफादारी चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, क्योंकि कबीला एक प्रकार से राज्य की तरह बिहेव नहीं करता है। कबीले में लोग कह सकते हो कि अपनी स्वेच्छा से राज्य के नियम कानून को मानते हैं। लेकिन जो राज्य होता है, राज्य में तो भैया आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग देश में रहते हैं तो हमारे देश में जो कानून है, जो नियम है, उनको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मन करे तो मानो, मन करे तो मत मानो, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जो कबीले होते हैं वहां पर क्या होती है कि कबीले के जो सदस्य होते हैं उनकी वफादारी पर बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं। ठीक है, अधिकतर निर्णय एक साथ लिया जाता है। कबीले में लोगों के राय लेकर के, मशवरा लेकर के निर्णय लिया जाता है। लेकिन जो राज्य होता है वहां पर जो शासक होता है, जो शासन करता है, जो राजा होता है, वह अपने खुद निर्णय लेता है। लेकिन कबीले में जो निर्णय लिए जाते हैं वह अधिकतर निर्णय एक साथ लिए जाते। एक चीज बता दूं, दक्षिण भारत में जो राज्य है, पहले दक्षिण भारत के लोग कबीले के रूप में निवास करते थे, और वही कबीले आगे चल करके राज्य में बदले हैं। इसलिए हम यहाँ पर राज्य और कबीलों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगला हमारा जो रहेगा देखिएगा, पूर्वावृत्त क्या होता है। आपने इकाई 7 यानी चैप्टर 7 में दूसरी शताब्दी में पश्चिम दक्कन की ताम्र बस्तियों को प्रसार हुआ। बाद में प्रथम शताब्दी बीसी के द्वितीय भाग में लोह का उपयोग करने वाली जातियों को पूर्वी दक्कन पर अधिकार कर लिया। देखो कहा जा रहा है कि अगर देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, देखो भाई, 2वीं शताब्दी में पश्चिम दक्कन में ताम्रपाषाण बस्तियां आई, उनका प्रसार हुआ, और बाद में प्रथम शताब्दी में द्वितीय भाग में लोहे का प्रयोग करने वाली जातियां जो थी पूर्वी दक्कन पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, मुख्य रूप से ग्रामीण बस्तियां थी जिनमें बहुत बड़ी तादाद में कबीलाई लोग वास करते थे। मुख्य रूप से अगर देखोगे तो दक्षिण भारत में जो कबीलाई बस्तियां थी, जो ग्रामीण बस्तियां थी, उसमें बड़ी तादाद में कबीलाई लोग निवास करते थे, कबीले के रूप में लोग रहते थे। प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों पुराणों में, जो संस्कृत साहित्य हैं, जो महाकाव्य हैं या जो हमारे पुराण हैं, ठीक है, महाकाव्यों में और पुराणों में आंध्रा, सबर, पुलिंद आदि जैसे कबीलाई जातियों का वर्णन है। अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत की बात करें, जो सातवाहन इनकी लोगों की बात कर रहे हैं, एक कबीलाई के रूप में जो दक्कन में रहती थी, यानी दक्कन यानी दक्षिण का जो दक्कन का जो इलाका है, वहां पर कबीले के रूप में जातियां या लोग निवास करते थे। इनमें से कई जातियों के दक्कन नामों में अशोक शिलालेखों में भी उदित है। कई जातियों के जो दक्कन के नाम है वो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें भी लिखा गया, परंतु इनमें से अधिक संदर्भ सामान्य प्रकृति के और इनके आधार पर उस निश्चित क्षेत्र को परिभाषित करना कठिन है जहां दक्कन में वह रहते थे। तो कहने का मतलब दक्कन में अगर आप देखोगे तो कबीले टाइप में लोग क्या करते थे, निवास करते थे। दक्कन में परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ शायद मौर्य के प्रसार के साथ, दक्कन यानी दक्षिण का जो था, दक्षिण भारतीय राज्यों को हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो दक्कन में अगर आप देखेंगे तो जो परिवर्तन हुआ, जो चेंज हुआ, ठीक है, वह हमें मौर्यों के प्रसार के बाद, यानी उत्तर भारत में देखोगे जब मौर्य शासन का प्रसार हुआ, उसी समय कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में साथ ही साथ कह सकते हो दक्षिण भारत में कह सकते हैं कि बड़ी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मौर्य मुख्यतः दक्कन प्रायद्वीप के खनिज संसाधनों को शोषित करने में रुचि, देखो जो मौर्य शासक थे, मौर्य काल में जो शासक रहे, वो सभी लोग दक्कन को कंट्रोल करके वहां के जो संसाधन हैं, ठीक है, वहां के जो संसाधन है, खनिज हैं, उनका शोषित करना चाहते, यानी उनको भाई जीत करके वहां का यूज करना चाहते थे। आधुनिक कर्नाटक और आंध्रा की खदानों से प्राप्त किए गए सोने, हीरे, रत्नों को भूमि और समुद्र के किनारे जाने वाले मार्गों द्वारा उत्तर भारत से मगध भेजा जाता था। देखो कह रहे हैं कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ की खदानों से जो खास तौर से मौर्य शासक जैसे सोना प्राप्त करते थे, हीरा प्राप्त करते थे, रत्न प्राप्त करते थे, या समुद्री रास्ते से कह सकते हो या जमीनी रास्ते से उत्तर भारत यानी मगध भेजा जाता था। ठीक है, इन मार्गों पर कई बाजार केंद्र थे, जैसा कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे धरनीकोटा और महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। इर्द गिर्द के अनेक स्थानों पर मराठी के नाम से जाने अनेक सरदार महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन ये स्थानीय मराठी सरदार सातवाहन के अंतर्गत ही थे। तो खास तौर से अगर आप देखोगे दक्षिण भारत में को लेकर के जो मौर्य थे, यहाँ से सोना हो, हीरा हो, चांदी हो, इस प्रकार की चीजों को क्या करते थे, प्राप्त करते थे, और वह मगध लाया जाता था। ठीक है, आगे सातवाहनों और मराठियों के बीच वैवाहिक संबंध थे। जो भैया मराठी हैं, जो वैसे मराठी जो महाराठी जो थे और जो सातवाहन थे, इनका इनके साथ संबंध भी था, रिलेशन भी था, वैवाहिक संबंध भी रहा, और इस प्रकार सातवाहन के रूप में दक्कन की प्रथम राज्य की उत्पत्ति। देखो दक्कन में पहला जो राज्य था वो सातवाहन था, और ये सातवाहन कहां पर है, दक्षिण भारत में जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कह सकते हो, उसी स्थान पर कह सकते हो कि हमने नासिक की बात की ना, तो उसी महाराष्ट्र और नासिक किला पर कह सकते हो दक्कन यानी दक्षिण में एक भारतीय राज्य की कह सकते हो जो स्थापना होती है, जिसे हम दक्कन यानी दक्कन में कह सकते हो कि सातवाहन राज्य की उत्पत्ति हुई। अब हम इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि देखते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि कैसी थी, देखिएगा, दक्कन प्रायद्वीप पठारीय क्षेत्र है, दक्कन में भैया पठार हैं, ठीक है, और पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर्वतीय श्रृंखलाओं से है, यानी इसके पूरब और पश्चिम में क्या है, पर्वत है। दक्कन की अगर बात करो तो पर्वतीय पठार है, ठीक है, सॉरी प्रायद्वीप पठार है। दक्कन जो है प्रायद्वीप पठार है, पूरब की दिशा में पश्चिम के किनारों पर देखोगे तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और तटीय मैदान में बटा हुआ है। पश्चिम में कोंकण तटीय क्षेत्र है, कोंकण का मतलब गोवा का जो इलाका लगता है, तो पश्चिम में देखोगे तो गोवा का कोंकण तटीय क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का तलहटी क्षेत्र काफी चौड़ा,
आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र का बहुत चौड़ा है, इस पठारी क्षेत्र का सामान्य ढलान पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र की ओर होता है। यानी पठारी क्षेत्र का जो ढलान है, ढाल जो होता है, वह पश्चिम से पूरब की ओर है तथा इसके कारणवश महानदी गोदावरी कृष्णा जैसी नदियों का बहाव, देखो अगर दक्कन में देखोगे तो जैसे वहां पर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इन सारी जो नदियां हैं यह पूरब की ओर, यानी इनका बहाव पूरब की ओर है, जिससे वह बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। यानी दक्कन में देखोगे तो महानदी हो, कृष्णा हो, गोदावरी, ये नदियां पूरब की दिशा की ओर बहती हैं और बहते बहते भैया कह सकते हो कि बंगाल खाड़ी में जाके मिल जा रही हैं। नदियों के डेल्टा एवं घाटी में बस्तियों के लिए काफी उत्पादक भूमि है। सिंपल सी बात है कि जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं और यह काफी उपजाऊ भूमि है। दक्कन की भौगोलिक विशेषता शायद इस तथ्य में निहित है कि पठार के पर्वतीय क्षेत्रों को केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यानी दक्कन में जो पठार के पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन्हें सिर्फ दर्रों के द्वारा, जो दर्रे हैं उनसे ही हम क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ठीक है, तो दक्कन की एक खास तौर से क्या है, पूरी भौगोलिक पृष्ठभूमि है, जो हम इस दक्कन की भौगोलिक पृष्ठभूमि को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है जो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्कन का जो पहला राज्य है सातवाहन वंश के ऐतिहासिक रूपरेखा, यानी जो आपका हमारा सातवाहन वंश था, इसको लेकर के हम यहाँ लोग क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो दक्कन के राज्य हैं, ठीक है, दक्कन के राज्य की वंश, दक्कन में सातवाहन का जो पहला स्टेट था उसका रूपरेखा या इतिहास क्या, देखिएगा। पुराणों के अनुसार सिमुक सातवाहन ने सातवाहनों की शक्ति की स्थापना की। देखो जितने सातवाहन शासक थे ना, ये अपने नाम के साथ सातवाहन लिखते थे। क्या लिखते थे, जैसे सिमुक है, सातवाहनों का एक बहुत बड़ा शासक हुआ जिसका नाम था सिमुक, इसका नाम था सिमुक सातवाहन। और सातवाहनों की शक्ति को बढ़ाने में कह सकते हो कि सिमुक सातवाहन जो शासक था सातवाहनों का, इसका एक बड़ा आस्था, इसकी शक्ति की स्थापना की। उसके भाई कान्हा या कृष्ण के विषय में हमें जानकारी नासिक के, यानी जो सिमुक सातवाहन था उसके भाई का नाम भैया था कान्हा और या कृष्णा, उसके विषय में जानकारी हमें नासिक के जो अभिलेख हैं, लेख हैं, उनसे प्राप्त होती है। वंश के अनेक शासकों का विवरण रानी नागिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन जो वंश था उनके शासकों के बारे में, उनकी रानियों के बारे में, इसका विवरण हमें रानी नागनिका के नाना घाट, सिंपल सा ये कह सकते हो कि सातवाहनों के राजाओं के बारे में हमें जो जानकारी है वह नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। क्या कहोगे, सातवाहन जो शासक हैं उन शासकों के राजाओं के बारे में जो हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है, ये जो हमारा नाना घाट अभिलेख है। ठीक है, याद रखना नाना घाट अभिलेख है, वहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो राजा सप्तकर्णी की विधवा थी और उसने वैदिक बलि यज्ञों का आयोजन किया था। ठीक, रानी नागनिका जो है, रानी नागनिका जो है ये क्या थी, सप्तकर्णी जो था उसकी विधवा, सप्तकर्णी एक शासक रहा है, उसकी विधवा थी और उसने इसका आयोजन किया था। ठीक है, नाना घाट एक काफी बड़ा दर्रा है जो जुन्नार के साथ समुद्र तट से जुड़ा है और इस दर्रे के ऊपर एक गुफा है जिसमें सातवाहन शासकों के चिन्ह खुदे हुए, यानी ये दर्रा है उसमें एक गुफा है और उस गुफा में भैया सातवाहन जो शासक हैं उनके नाम वाम खुदे का मतलब समझते हो, जैसे हम लोग घरों के सामने लगवाते नहीं पत्थर, तो उसमें नाम लिखे होते, तो खुदे का मतलब ये पत्थर रसीला है, उस पर उनके नाम लिखे, कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से राजा थे। यानी सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी नाना घाट अभिलेख से हमें प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाना घाट अभिलेख। ठीक है, आगे देखिएगा। दुर्भाग्यवश ये मूर्ति अब पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, यानी कहने का मतलब जो एक गुफा है जुन्नार में जो है नाना घाट अभिलेख की हम बात कर रहे हैं, वहां की मूर्तियां जो है जिस पर लिखा था नष्ट हो चुकी हैं। जो अवशेष बचे हैं उनके मस्तिष्क के ऊपर चिन्ह चिन्ह उनका मात्र नाम है, यानी उनके जैसे कोई मूर्तियां थी उस पर नाम लिखा था कौन क्या है, अब सिर्फ उनका नाम ही नाम बचा, मूर्ति भैया खराब हो चुकी है। ठीक है, सप्तकर्णी के बाद गौतम पुत्री सप्तकर्णी के शासन तक जिस शासकों ने शासन किया उनके विषय में हमें जानकारी कम मिलती है। देखो यहाँ पर एक बहुत फेमस शासक हुआ था गौतम पुत्र सप्तकर्णी। देखो यहाँ पर एक देखोगे सप्तकर्णी क्या,
साउथ के जो शासक होते थे वो अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लगाते थे, इसलिए गौतमी पुत्री सप्तकर्णी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गौतमी पुत्री सप्तकर्णी, यानी अपनी, इसीलिए तो बोलते हैं कि दक्षिण के जो शासक थे वहां पर मात्र मात्र को मात्र, जैसे हमारा पितृसत्तात्मक है यहाँ नॉर्थ में था, यानी अगर देखो उत्तर में, लेकिन दक्षिण में देखोगे तो वहां पर मातृवंश था। तो यही बता रहा ना, गौतमी पुत्री सप्तकर्णी। एक शासक है सप्तकर्णी के बाद एक शासक थे गौतम पुत्री सप्तकर्णी ने शासन काल में जिन शासकों के बारे में काफी कम जानकारी है। नासिक की एक गुफा के प्रवेश द्वार पर गौतम पुत्री सप्तकर्णी की माता का एक लेख खुदा है। जो गौतम पुत्री सप्तकर्णी है, इसकी जो माँ थी सप्तकर्णी, इसकी माँ थी शासिका थी, ठीक है भाई, उसके माता का एक खुदा हुआ है जिसके उसके राज्य के फैलाव के बारे में शासन काल की जानकारियां प्राप्त होती है। यानी कह सकते हो कि नासिक की गुफा में एक लेख है जिस पर सप्तकर्णी, जो गौतम पुत्र सप्तकर्णी की माँ है, उनके बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती है, उनके शासन काल के बारे में हमें सारी चीजें वहां से पता चलती सातवाहनों के बारे में। गौतम पुत्र सप्तकर्णी मुख्य उपलब्धि यह है कि उसने पश्चिमी दक्कन गुजरात के क्षत्रियों को पराजित किया था। भैया गौतम पुत्र जो सप्तकर्णी है, इसने दक्कन हो, गुजरात हो, यहाँ के क्षत्रियों को इसने क्या किया था? हरा दिया था, यानी क्या कह सकते हो? पराजित कर दिया था। किसने कर दिया था? गौतम पुत्र सप्तकर्णी ने। एक प्रतापी शासक है सातवाहनों का। उसकी माता के इस लेख में इस तथ्य की प्रशंसा की गई कि उसने पुनः सातवाहनों को गौरव को स्थापित किया था। किसने? गौतम पुत्र सप्तकर्णी जो था, उसने कह सकते हो कि पुनः सातवाहनों के गौरव को स्थापित करने का प्रयास किया जब उसने दक्कन और गुजरात के क्षत्रियों को हरा दिया। तथा इस तथ्य की पुष्टि मुद्रा साक्ष्य से भी होती है, यानी जो मुद्रा, यानी जो करेंसी चली थी, जो सातवाहनों की मुद्राएं मिलती हैं, उन मुद्राओं से भी पता चलता है कि गौतम पुत्री सप्तकर्णी ने दक्कन और गुजरात के क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया था। अपनी जीत के बाद, नहीं, जब गौतम पुत्र सप्तकर्णी जीता था, अपनी जीत के बाद गौतम पुत्र सप्तकर्णी ने अपने खुद के लेख और प्रतीक के साथ छेप नपहरण के चांदी की सिक्कों का प्रतिकार किया था। यानी गौतम पुत्र सप्तकर्णी जो था, जीतने के बाद उसने सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। पेरीपिल्स ऑफ द सी के अनुसार सातवाहनों और क्षत्रपों के मध्य चलने वाले संघर्ष के कारण मुंबई के पास स्थित बंदरगाह में ठहरे हुए ग्रीक जहाजों को सुरक्षा के साथ भड़ाउच स्थिर बंदरगाह भेजा गया था। इसका पता चलता कि जब खास तौर से सातवाहनों का और गुजरात और दक्कन के लोगों के क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ युद्ध हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, उस समय मुंबई में भैया जो बंदरगाह थे, बंदरगाहों पर जो जहाजें थी, उनको भड़ाउच भेज दिया था, ठीक है। शायद यति अति आवश्यक विदेशी व्यापार को लेकर के इन दोनों के बीच में काफी संघर्ष था। ऐसा प्रतीत होता कि गौतम पुत्र सप्तकर्णी, ध्यान रखना, ऐसा प्रतीत होता कि गौतम पुत्र या पुत्री भी, गौतम पुत्र सप्तकर्णी जो है, शासन काल में ही सातवाहनों को आंध्र प्रदेश तक फैला दिया था। तो गौतम पुत्र जो सप्तकर्णी है, अपने शासन काल में ही सातवाहनों के शासक को कहां तक फैला दिया था? इसने कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश में भी फैल गया, जो खास तौर से नासिक और महाराष्ट्र में केंद्रित था। इसने कह सकते हो कि गुजरात को जीता, दक्कन को जीता, और अपने राज्य को विस्तार करने में कह सकते हो गौतम पुत्री सप्तकर्णी का बहुत बड़ा योगदान है गुप्त शासकों के, सॉरी, सातवाहन शासकों में, ठीक है। ये पूरा राज्य है, यही है पूरा वो सातवाहन, ठीक है भाई। गौतम पुत्री सप्तकर्णी के समय पूरा राज्य था। सातवाहनों को देखो, पूरा महाराष्ट्र का इलाका आ रहा है ना, तो यही है, ठीक है। गौतम पुत्र सप्तकर्णी के बाद उसका पुत्र पुलुमुव शासक हुआ। इस समय तक सातवाहनों में अपनी शक्ति का फैलाव पूर्वी दक्कन तक कर लिया था। हमें प्रथम 4 सातवाहनों के लेख पश्चिमी दक्कन के बाहर अमरावती से प्राप्त होते हैं। नहीं, प्रथम 4 जो सातवाहन शासक थे, उनके बारे में जो जानकारी है पश्चिमी के दक्कन के बाहर से अमरावती से प्राप्त होती है। यजन श्री सप्तकर्णी अंतिम महत्वपूर्ण सातवाहन शासक है। क्या है? यजन श्री सप्तकर्णी क्या है? यजन श्री सप्तकर्णी अंतिम महत्वपूर्ण सातवाहन शासक है। उसके बाद उसके राज्य का विभाजन और उसके उत्तराधिकारियों के बीच हो गया। उसकी एक शाखा ने आंध्र प्रदेश में शासन किया। सातवाहन जो थे अलग अलग बट गए और उसकी एक शाखा आंध्र प्रदेश में शासन किया। बाद में
सातवाहन शासकों ने द्विभाषा में लिखे हुए सिक्के जारी किए। बाद में क्या होता है, जो सातवाहन शासक थे उन्होंने जो सिक्के जारी करते थे दो भाषा में लिखे हुए सिक्के जारी किए, जिसमें राजा का नाम प्राकृत भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? राजा का नाम भैया किसमें लिखा था? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। और मुद्रा लेख किसी दक्षिणी भाषा में लिखा है। नहीं, प्राकृत और दक्षिणी भाषा यानी खास तौर से वो तमिल या तमिल भाषा रही होगी, ठीक है, वो दक्षिणी भाषा का यूज करते थे। इस भाषा को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि यह तमिल है और कुछ के अनुसार यह तेलुगु है। कह रहे हैं कि जो सिक्के बने हुए गौतम पुत्र अंतिम जो शासक है, यहाँ पर मैंने आपका नाम उसका नाम बताया था ना, यजन श्री सप्तकर्णी ने जो यहाँ पर जो सिक्के जारी किए गए थे सातवाहनों ने द्विभाषा में जो सिक्के जारी किए, उस पर दो भाषा है, एक तो प्राकृत है और दूसरा एक दक्षिण की भाषा है। लेकिन यह दक्षिण की भाषा कौन सी, इसको लेकर के काफी विवाद है। कोई कहता है या तमिल है तो कोई कहता है तेलुगु है। क्षत्रपों के साथ प्रारंभिक सातवाहन शासकों को उड़ीसा के कलिंग के खारवेल शक्ति के साथ संघर्ष करना। आप सबने सुना खारवेल अभिलेख ना, तो खारवेल एक शासक है, ठीक है, देखिएगा। क्षत्रपों के साथ आरंभिक सातवाहन शासकों को उड़ीसा के जो कलिंग के खारवेल थे उनके साथ संघर्ष करना पड़ा। खारवेल ने प्रथम शताब्दी बीसी में कलिंग में अपनी शक्ति की स्थापना की थी। प्रथम शताब्दी बीसी में खास तौर से जब सातवाहन आए थे, उसी समय कलिंग कहां पर है? कलिंग आपका ये उड़ीसा में लगता है। कहां पर है? उड़ीसा में है। अपनी शक्ति की स्थापना की थी। उसने सातवाहन शासक सप्तकर्णी की परवाह किए बगैर पश्चिम की ओर अपनी सेना को भेजा था, क्योंकि सप्तकर्णी बड़ा प्रतापी राजा था, तो उसके डरता वरता नहीं था, उसने अपनी सेना पश्चिम की ओर भेजी। ऐसा कहा जाता कि सातवाहन शासकों के क्षत्रपों और खारवेल नरेश के हाथों पराजय भोगनी पड़ी थी। क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन शासकों को क्षत्रपों और खारवेल के जो नरेश हैं, ठीक है, उनसे नरेश खारवेल जो नरेश था उसके यहाँ से हार से, यानी इनको सातवाहनों को हरा दिया था। किसने? इसको केवल गौतम पुत्र सप्तकर्णी ही पुनः स्थापित किया था, ठीक है। सातवाहन इतिहास की यह समस्या है कि हमें सातवाहन शासकों के उनके छोटे सरदारों के बीच संबंधों की जानकारी कम बहुत में, जो राजा थे बाकी जो आम लोग थे उनके बारे में संबंधों की जानकारी, सरदारों की जानकारी बहुत कम है, जो दक्कन प्रायद्वीप के अनेक क्षेत्रों में उनके शासनकाल के दौरान फले फूले छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे जिनको सपोर्ट कर। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र में सातवाहनों का मराठी और महाभोज के बीच वैवाहिक संबंध का संदर्भ मिलता है। यानी मराठी और महाभोजों के बीच क्या था? सातवाहनों का वैवाहिक संबंध की जानकारी मिली है। वास्तव में नाना घाट के अभिलेख से एक मराठी सरदार एक राजकुमार की अग्रता प्राप्त कर लेता है और नायिका रानी स्वयं एक मराठी सरदार की पुत्री थी। मराठी ने स्वयं स्वतंत्र रूप से दान किए उनके अधिकतर अभिलेख कर्ल के आसपास प्राप्त हुए हैं, जिनका महाभोजियों के अधिकारों के साक्ष्य पश्चिमी घाट से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये सातवाहनों के बारे में दिया गया है और काफी पता भी होना चाहिए सातवाहन शासक का इतिहास क्या था। भाई पूरा इतिहास बताया गया है और आरंभिक इतिहास के बारे में इसमें गौतम पुत्र सप्तकर्णी की हमने बात की है, ठीक है। और भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में हमने यहाँ पर सिमुक जो था जिसने सातवाहनों की शक्ति की स्थापना की, हमने सिमुक के बारे में काफी डीपली से इन चीजों को हमने देखा। अगला बस्तियों का प्रारूप कैसा था? जो सातवाहन शासक थे उनकी जो बस्तियां थी वह बस्तियां किस प्रकार थी, उसका रूप रंग आकार किस प्रकार से था, इन चीजों की अब हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, उनके आरंभिक अभिलेखों से प्राप्त स्थानों के आधार पर कहा जा सकता है, देखिएगा, उनके प्रारंभिक अभिलेखों से प्राप्त स्थानों के आधार पर कहा जा सकता है कि सातवाहनों ने अपने शासन का प्रारंभ प्राचीन दक्कन से किया था। देखो जो अभिलेख हैं, जो साक्ष्य हैं, उनके उसके आधार पर कह सकते कि जो सातवाहन थे उन्होंने अपने शासन का जो आरंभ है वह पश्चिमी दक्कन से किया था, ठीक है। सातवाहनों का शासन पश्चिमी दक्कन से शुरू हुआ। गौतम पुत्र सप्तकर्णी की माता का दूसरी सदी बीसी का नासिक अभिलेख से सातवाहनों के साम्राज्य की सूचना देता है। जो गौतम पुत्र सप्तकर्णी की जो मां है उसका दूसरी सदी बीसी में नासिक अभिलेख सातवाहनों के साम्राज्य की सूचना देता है। इस अभिलेख में यह भी संदर्भ है कि पश्चिम एवं पूर्वी दोनों तट गौतम पुत्र सप्तकर्णी के साम्राज्य के भाग थे। क्या कह रहा है कि पश्चिमी तट भी और पूर्वी तट भी
गौतम पुत्र सतकर्णी के राज्य के भाग थे। इसका मतलब यहाँ तक फैला हुआ था गौतम पुत्र सतकर्णी, बड़ा प्रतापी शासक है, ठीक है, सातवाहनों में। जिसका तात्पर्य है कि इस समय सातवाहन शासन अपने संपूर्ण दक्कन प्रायद्वीप पर था। ये क्या था? सातवाहन पूरे दक्कन प्रायद्वीप पर फैला हुआ था सातवाहन। आहार या जिलों में विभक्त था। या किस में बटा हुआ था राज्य को? आहार या जिलों में बांटा गया था। इस अभिलेख में हमें 5 आहार या जिलों के नाम इस प्रकार मिलते हैं। नासिक के आसपास में केंद्रित गोवर्धन आहार, पश्चिमी घाट पर सपोर का आहार, पुणे एवं सतारा जिलों में पर्वतीय को मिलते जुलते मलबर आहार, सात वह निहारा कर्नाटक के जिले में, बल्लोरी में आसपास, कपूसा शायद गुजरात में था। तो कह सकते हो कि यहाँ पर बस्तियों के प्रारूप में देखोगे तो काफी फैला, पूरे दक्कन में अगर आप देखोगे तो कौन सी देशों की बात की? पूरब यानी पश्चिम से पश्चिम और दक्षिण, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, दोनों तटों पर इसका साम्राज्य फैले हुआ था गौतम पुत्र जब सतकर्णी थे सातवाहनों का। ठीक है, अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट। देखिएगा पश्चिमी घाट, आप पश्चिमी घाट पर भड़ौच, कल्याण, सपारा और चौल एवं कोंकण के तटों पर दक्षिण में अनेक बंदरगाहों की श्रृंखला। दक्षिण में बहुत सारे, पश्चिमी तट पर सारे भड़ौच बंदरगाह है, कल्याण बंदरगाह है, सपोरा बंदरगाह है, चौल बंदरगाह है, कोंकण तट का है, ये सारी बंदरगाह है। इन बंदरगाहों के विक्रय वस्तुओं को अनेक देशों के आंतरिक केंद्रों से पश्चिमी घाट के दर्रों के बीच लाया जाता था। प्रथम सदी ईसी के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, उन ग्रंथों से, जो ग्रंथ है वो इसकी रचना ग्रीक में की गई है, उस ग्रंथ से गुमनाम नाविक ने की है। इस समय की यात्रा एवं व्यापार की प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। कौम्ब की खाड़ी में भड़ौच की ओर जाने वाली ऐसे अनेक रास्तों का इस ग्रंथ में चित्रण है, जो काफी सकरी जगहों से होकर गुजरते थे। यही कारण है कि जिले के शाही मछुआरे इन जहाजों में स्वयं चलकर बंदरगाह तक ले जाते थे। हमें पहले इस तथ्य का वर्णन किया है कि क्षत्रपों एवं सातवाहनों के बीच समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करने और भड़ौच और कल्याण के बंदरगाहों के मध्य प्रतियोगिता को ले, सिंपल सी बात है, जो सातवाहन शासक हैं, जो क्षत्रप थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनके बीच में जो बंदरगाह है, इन पर कब्जा करने के लिए कौन कौन सा, जैसे भड़ौच बंदरगाह है, कल्याण बंदरगाह है, इन बंदरगाहों को लेकर के हमेशा लड़ाई होती थी। क्योंकि पश्चिमी घाट जो है, कह सकते हो कि व्यापारिक माध्यम से क्या था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो हमारा पश्चिमी घाट है। अगला देखिएगा, समुद्र तट से दूर की बस्तियां। देखिएगा पश्चिमी घाट से मुख्य भूभाग की ओर कर्ल की 30 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत जुन्नार एवं नासिक के आसपास, आगे दक्षिण में कृष्णा के ऊपरी डेल्टा में कोल्हापुर के इर्द गिर्द ये बस्तियां केंद्रित हैं। यह माना जाता है कि ये सभी कृषि के लिए काफी संपन्न और उपजाऊ थी। यानी अगर आप देखोगे तो जो जो हमारा सातवाहन है, इसके देखोगे तो यहाँ पर काफी उपजाऊ बस्तियां, संपन्न बस्तियां थी। ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों के लिए संसाधन का आधार उपलब्ध कराते थे। इन बंदरगाहों के माध्यम से भूमध्य सागर के क्षेत्र एवं भारत के बीच प्रथम शताब्दी ईसी में व्यापार किया जाता था। इनका इस संपर्क भूमार्ग के द्वारा दक्कन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट, आंध्र प्रदेश के व्यापारिक केंद्रों के साथ भी था। या भड़ौच के पठार और टैर से पूर्व की ओर, आगे की ओर आंध्र केंद्रों तक किया जाता था। पैठन के प्राचीन क्षेत्र गोदावरी के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। जब कभी भी इस स्थल की खुदाई की गई तो वहां से बहुत सी प्राचीन वस्तुएं, जैसे कि सिक्के, सांचे, पकी हुई मिट्टी के पुरावशेष एवं बर्तन प्राप्त हुए, परंतु सातवाहनों के निर्माण संबंधी अवशेषों के विषय में जानकारी एवं महत्व का ज्ञान क्या है, बहुत कम है। टेर जो है दक्कन के कपास उत्पादक क्षेत्र स्थित है। इस स्थल का उत्खनन करने से यहाँ से लकड़ी के परकोटे और रंगने वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कपड़ों की रंगाई का कार्य होता था। टेर को इसलिए भी भली भांति जाना जाता है कि यहाँ पर पाई जाने वाली हाथी दांत की बनी सुंदर तस्वीर पोम्पई से पाई जाने वाली प्रतिरूप से बहुत समान है। इस स्थल का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष ईंटों से निर्मित चैत्र है।
जो बाद में ब्राह्मण के मंदिरों के रूप में परिवर्तित किया गया था। देखिएगा, दक्कन का दूसरा मार्ग वह था जो उज्जैन से नर्मदा पर स्थित महेश्वर से जुड़ा है तथा अजंता एवं पितलखोरा की गुफाओं यानी पितलखोरा की गुफाओं से गुजरता है। ठीक है, भोरकदान एवं पैठन को जोड़ता है। भोकरदान मोती बनाने का काफी बड़ा केंद्र था और उसका सीप और हाथी दांत का काम भी जाना जाता था। भोकरदान के निवासियों को भोग वर्धनियों ने मध्य भारत में सांची एवं बारबहु बहुत की गुफाओं के अंकित लेखों के अनुसार बौद्ध को दान दिया था। दक्षिण में आगे की ओर कृष्णा नदी के ऊपरी घाटी में करद नाम का एक और अन्य नगर था जिसका वर्णन बौद्ध अभिलेखों से हुआ है। इस क्षेत्र में कोल्हापुर में स्थित है। कहां पर? कोल्हापुर महाराष्ट्र है। ठीक है, इस नगर के पश्चिम भाग में तांबे की बनी हुई वस्तुओं के ढेर प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ जैसे पोसाइन डन की मूर्तियों का आयात किया जाता था, जबकि गुड़ियों और तांबे के नाविक स्थानों पर स्थल हेलो पर निर्मित की गई थी। बोलिए हेलो बोलिए सर, बोलिए। कह रहे हैं कि इसको समझाइए, इनके रीडिंग करने सर समझाइए। देखो एक बात बताऊं ना, यहाँ पर जो समुद्र तट की जो बाकी तो समझ में आ गया होगा ना। हम्म देखो यहाँ पर जो समुद्र तट की बस्तियों की बात की जा रही है, देखो समुद्र तट के किनारे जो बस्तियां बनी थी, ये बस्तियां क्या थी? अलग अलग कामों के लिए जानी जाती थी, यानी अलग अलग चीजें होती थी, अलग अलग जगह पर काम होता था। कहीं पर रंगाई का काम होता, कहीं पर हाथी दांत का काम होता था, कहीं पर गुफा के साथ था, या अलग या कोई व्यापारिक केंद्र था। उनके बारे में यहाँ पर क्या की जा रही, बात की जा रही है। समझ रहे हैं? हेलो, सर। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो खास तौर से हमने समुद्र तट की जो बस्तियां, दक्कन में जो समुद्र तट था, देखो सिंपल सी बात है, जो समुद्र तट है वहां पर व्यापार होता था, तो व्यापार जो होता था तो अलग अलग चीजें भी तो होती थी ना। ठीक है, देखो कह रहा ऊपरी डेल्टा, जैसे हमने कोल्हापुर को लेकर के यहाँ पर बात की है। एक मिनट, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो हमने कोल्हापुर के इर्द गिर्द बस्तियां थी, ठीक है, और सभी कृषि क्षेत्र के लिए काफी संपन्न है। सारी बस्तियां कृषि क्षेत्र के लिए हैं। पश्चिमी तट पर बंदरगाह संसाधन का आधार थे, संसाधन होता था। ठीक है, और ये व्यापारी केंद्र हुआ करते थे। भरौच और की बात करोगे, आंध्र तक जाता था, व्यापार होता था। ठीक है, यहाँ पर काफी व्यापार था। सातवाहनों के निर्माण संबंधी अवशेष के विषय में बहुत कम ज्ञान है। देखिए यहाँ देखो, भरौच की बात करोगे तो यहाँ पर जैसे सिक्के हो, सांचे हो, पकी हुई मिट्टी के पूरा अवशेष एवं बर्तन भी हमें मिले हैं। तेरा दक्कन में कपास होता था, यानी टेर दक्कन में कपास का उत्पादक क्षेत्र था। ठीक है, इस स्थल पर उत्खनन यानी जो खुदाई की गई है, यहाँ से लकड़ी के परकोटे और रंगने वाले बर्तन मिले हैं। ठीक है, ये पता चला है। दक्कन का जो दूसरा मार्ग है उज्जैन और नर्मदा पर महेश्वर से जुड़ता था। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो एक प्रकार से यहाँ पर भी मोती बनाने का एक बड़ा काम होता था, केंद्र था, और सीपी और हाथी दांत का काम किया जाता था। अगर दक्कन के दूसरा जो मार्ग है उज्जैन नर्मदा वाला, यहाँ पर होता था। ठीक है, दक्षिण में आगे कृष्णा नदी और ऊपरी घाटी में देखोगे तो यहाँ पर भी बौद्ध अभिलेखों से पता चला कि कोल्हापुर में स्थित था। यहाँ पर तांबे की बनी वस्तुओं का ढेर प्राप्त हुआ है। इससे कुछ यहाँ पर मूर्तियों का आयात भी किया जाता था। ठीक है, दूसरा देखोगे यहाँ से जब दक्षिण की ओर जाओगे तो बनवासी स्थल है, जहाँ पर सातवाहनों का अभिलेख मिला है। ठीक है, कृष्णा नदी के नीचे की घाटियों में अमरावती, इन स्थानों पर देखोगे तो यहाँ पर काली मर नगर को जाते थे। करीम नगर क्षेत्र में भरपूर रूप से फैले हुए प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल है, जिनमें हैदराबाद और उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 70 किलोमीटर में कोंडापुर नाम से महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थल में उत्खनन करने पर पर्याप्त, यानी जो कोंडापुर है, यहाँ से सिक्के, पकी हुई मिट्टी की वस्तुएं, बहुत से आकार की ईंटें यहाँ से हमें क्या मिली हैं, प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर खास तौर से इस हेड पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि दक्कन के जो समुद्री तट की बस्तियां थी, उन बस्तियों में क्या क्या होता था, खास तौर से क्या क्या काम किया जाता था। ठीक है, यही है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। खास तौर से जो मैंने दक्कन को लेकर के बात किया था, पॉलिटिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दक्कन को लेकर। सॉरी, दक्कन में बार बार बोला हूँ, सातवाहनों और दक्कन को लेकर के। ये दक्कन में ही पहला राज्य था सातवाहन। ठीक है, अब देखेंगे प्रशासन क्या था।
भाई सातवाहनों का प्रशासन क्या था, देखिएगा यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। प्रशासन क्या था देखिएगा, सातवाहनों का प्रशासन मौर्य प्रशासन की अपेक्षा सरल था। भाई मौर्यों की तरह बिल्कुल नहीं था, मौर्यों का कार्य बड़ा बड़ा उलझा हुआ था, इनका बहुत सरल था। शिलालेखों पर ऐसे कई मंत्रियों का विवरण मिलता है जिन पर विभिन्न कार्यों का पूरा करने का दायित्व था। यानी यहाँ पर जो मंत्री होते थे, जो यहाँ से हमें शिलालेख प्राप्त हुए, उनसे पता चला उन्हें विभिन्न कार्य करने का पूरा दायित्व था। यानी हर जो मंत्री होता था, ये नहीं था कि हर डिसीजन राजा ही लेगा, लेकिन जो मंत्री होते थे उनको कार्य करने का पूरा छूट था, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, अन्य कार्यों के साथ साथ कोषाधिकारी भी होता था। नहीं, बहुत सारे कोषाधिकारी, अन्य कार्यों के लिए कोषाधिकारी भी, यानी जो पैसे का देख रेख करता था। भूमि संबंधी दस्तावेजों को रखने का कार्य करते थे। जो कोषाधिकारी भी होता था, भूमि के यानी किसकी कितनी जमीन है इसके जो रिकॉर्ड रखे जाते थे, इसके लिए भी मंत्री हुआ करते थे। मंत्री की संख्या की वास्तविक जानकारी नहीं भाई, सातवाहनों के में शासन में कितना मंत्री होता था इसका कोई जानकारी नहीं मिला है। इन मंत्रियों की नियुक्ति, यानी जो मंत्री होते थे इनकी जो नियुक्ति है प्रत्यक्ष रूप से राजा के द्वारा की जाती थी। यानी जो मंत्री बनते थे इनको कौन बनाता था, राजा ही बनाता था। मंत्री का पद पैतृक नहीं था, पैतृक का मतलब ये नहीं था मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, यानी राजा जिसको मंत्री बना देगा वही रहेगा, ये नहीं हुआ। पैतृक का मतलब था वंशवादी नहीं था, वंशानुगत नहीं होता था। ठीक है, जैसे मान लो राजा का पद था, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, लेकिन कोई मंत्री संतरी है, इनका जो बेटे ये जो होता था वही रहेगा, पैतृक नहीं होता था। अर्थात पिता के स्थान पर पुत्र मंत्री नहीं बनता था। वही मैंने बोला ना कि भैया पापा मंत्री है तो बेटा मंत्री नहीं बनेगा, यही पितृ सत्तात्मक नहीं था मंत्रियों को लेकर के। उनके राज्य द्वारा एकत्र किए गए राजस्व से धन दिया जाता था। यानी जो मंत्री होते थे उनको जो सैलरी वैलरी मिलती थी, वो राज्य से जो राजस्व मिलता था, जो टैक्स वैक्स आता था, उससे उनकी सैलरी। हमारे पास कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कितना राजस्व एकत्र, भाई सातवाहनों राज्य में कितना राजस्व आता था इसके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कर को व्यापार एवं कृषि दोनों से, यानी सातवाहनों में देखोगे तो यहाँ पर जो टैक्स आता था वह व्यापार से भी टैक्स लिया जाता था, और एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि से भी कर एकत्र किए जाते थे। ठीक है, दोनों से। सातवाहन शासकों ने प्रथम शताब्दी बीसी में जिस प्रथा का आरंभ किया, या थी कि किसी एक गांव से प्राप्त किए गए राजस्व को ब्राह्मण या बौद्ध संघ में दान के रूप में दिया जाता था। क्या होता था, जो बौद्ध संघ होते थे और जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, प्रथा क्या थी, एक गांव से प्राप्त किए गए राजस्व को उसको हम दान कर देंगे। यानी एक गांव ऐसा फिक्स करते थे, भैया इस गांव से जितना भी राजस्व मिलेगा उसको दान करते थे, ब्राह्मणों को दान किया जाता था। या उस समय बौद्धों को लेकर के भी था, बौद्ध जो संघ होते थे उनके जो शिविर होते थे वहां पर दान किया जाता था, दान भी था। राजा के लिए भू राजस्व के महत्व को इस नीति की स्पष्ट अनुमति से किया जा सकता था कि भूमि के दान को प्रामाणिकता से, देखो इस समय देखोगे तो जो भू राजस्व था, यानी जो किसानों से कर लिया जाता वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर भूमि दान का प्रमाणिक है। देखो एक बात, सातवाहनों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, तो कह सकते हो कि यहाँ पर भूमि दान को भी प्रमाणित किया गया था, यानी सातवाहनों ने भूमि दान भी दिया था। इन दोनों को पहली बार किसी सभा या नगर सभा में बीज घोषित किया था। इस सबसे पहले भूमि दान की परंपरा सातवाहनों ने शुरू की और इसको बाकायदा घोषित किया, इसको प्रमाणित किया, लिखा गया और घोषणा की गई, भूमि दान दिया गया। तब इसको किसी तांबे की प्लेट या कपड़े पर किसी मंत्री या अधिकारी या मंत्री द्वारा लिखा जाता था। यानी जिसको भैया भूमि दान मिलता था उसको लिखा जाता था, राजा ने किसको कितना भूमि दान दिया, इसको कपड़े पर या किसी प्लेट पर लिखा जाता था, या तो कोई अधिकारी लिखता था या तो कोई मंत्री लिखता था। ठीक है, फिर इसको दान प्राप्त करता या जिसको भूमि अनुदान किया जाता था, यानी जिसको दान दिया जाता था, मतलब पहले लिख पढ़ करके फिर दान होता था। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला एक अधिकारी था जो इस वृत्त लेखा जोखा को, यानी किसको कितना दान दिया गया और राज्य का पूरा लेखा जोखा करने के लिए एक अधिकारी था जो पूरा उस चीजों को संभाल करके रखता था। इस काल में शासक अधिक से अधिक भूमि कृषि योग्य बनाने के लिए उत्सुक थे। इस देखो सातवाहन के जो राजा थे वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है वह खेती की योग्य बने, इसके लिए हमेशा वो प्रयास करते रहते थे। इससे क्या होगा भाई, राजस्व अलग मिलेगा भाई, अगर खेत खलिहान ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो भू राजस्व आता है वो ज्यादा मिले। इसलिए सातवाहन जो शासक थे वो ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि बने ऐसा प्रयास करते थे। ऐसा प्रतीत होता कि जो जंगल को साफ करता था या उसकी खेत पर खेती करता था
वह भूमि पर स्वामित्व दावा प्रस्तुत कर सकता था। यानी जैसे मान लो जंगल है, जंगल को साफ कर दो, कोई झाल है या ऐसी चीजें साफ करके खेती की जाती थी, तो वह उसकी भूमि उसी की हो जाती थी। व्यापार से राजस्व प्राप्त करना राजस्व की आमदनी का एक दूसरा था। यानी व्यापार से भी कह सकते कि सातवाहन जो थे वो राजस्व प्राप्त करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा खेती से मिलता था, व्यापार से भी होता था। खास तौर से यहाँ पर तो देखोगे समुद्री व्यापार भी काफी फल फूल रहा था, बंदरगाहें थी, तो व्यापार से भी राजस्व था, लेकिन कृषि से भी होता था। व्यापार के प्रकार के विषय में हमें विस्तृत जानकारी दूसरी इकाई के विवरण में करेंगे। अधिकतम व्यापार पर नियंत्रण श्रेणियों का था जो बैंक में कार्य करती थी। यानी अलग अलग जो श्रेणियां थी, भैया हर व्यापार करने के लिए व्यापारिक जो श्रेणियां थी, यानी अलग अलग वर्ग थे, वह काम करती थी। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष कदम, ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो इसके लिए क्या करता था, राज्य बहुत प्रकार के कदम उठाता था, बहुत प्रकार के क्या करता था, काम करता था। अलग अलग क्रियाकलाप क्या होता था, उसके द्वारा किया जाता था। दूरस्थ व्यापार मार्ग को सुरक्षित बनाया गया था। यानी दूर के जो व्यापार मार्ग थे, उनके आने जाने का जो रास्ता था उसको सुरक्षित किया जाता था। ऐसा नहीं भाई कोई लूट उट ले लो, तुम कुछ लेकर के जा रहे हो, दूर है तो लूट नहीं लेगा। और उसके किनारे आराम गृह बनाए जाते थे। होता नहीं जैसे मान लो दूर व्यापार है तो बीच बीच में आपको अरेस्ट भी करना पड़ेगा, तो आराम गृह भी बनाए गए थे। जैसे आगे इतिहास में पढ़ाऊंगा तो इसमें इसको खास तौर से बोलते हैं ठहरने के लिए एक प्रकार से बनाया जाता था। ये मुगलों के समय भी रहा, ये चीजें होती थी। जैसे दूर का व्यापार होता था तो बीच बीच में रुकने के लिए अलग अलग जगह पर रुकने का स्थान बनाया जाता था। ठीक है, अब बात करेंगे जो सातवाहन है इनका समाज कैसे था। ठीक है, अभी तो हमने इनका पढ़ लिया, सिंपल सी बात है। इनका हमने प्रशासन की बात की, शासन प्रशासन क्या था, राजस्व क्या था, सेना, इस सारा सेना भी थी, लिख देना सेना का पॉइंट भी है भाई, इनके पास सेना भी अच्छी खासी थी, तभी तो युद्ध लड़ते थे, बिना सेना के कौन युद्ध लड़ेगा। समाज यानी सोसाइटी क्या है देखिएगा, यानी समाज कैसा था सातवाहनों का। दक्कन में सातवाहन शासकों के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था बहुत सी विशेषताएं थी, विशेषताएं उनमें से भिन्न थी, जिनका विवरण संस्कृत ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति से, यानी कह रहे हैं दक्कन का जो सामाजिक व्यवस्था थी वह हमें बहुत सारे संस्कृत जो ग्रंथ है मनुस्मृति से बिल्कुल अलग है। उदाहरणतः सातवाहन शासकों के बहुत से अभिलेखों में पिता के नाम के स्थान पर माता के नाम का उल्लेख है। भाई पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यह एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी या मातृ वंश चलता था, क्योंकि बहुत जगह पर देखोगे तो नाम के साथ पिता के नाम नहीं बल्कि मम्मी यानी माता का नाम लिखा जाता था। ठीक है, जैसे गौतम पुत्र सप्तकर्णी, सप्तकर्णी गौतम पुत्री का पुत्र है। ठीक है, तो कह सकते हो कि यहाँ पर राजा अपने नाम के साथ ही अपनी मदर का नाम लगाना रखते थे। ठीक है, यानी जो उनकी मदर थी उनका नाम यहाँ पर कह सकते हो लिखने की एक क्या थी भाई, परंपरा थी। ठीक है, उनकी जो मदर होती थी, मदर का नाम लिखा जाता था। ठीक है, यह धर्म शास्त्रों की उस परंपरा के साथ मेल नहीं खाता जिनके अनुसार मान्यता प्राप्त विवाह करने के बाद पत्नी पिता के का गोत्र लुप्त हो जाता था, वह पति को गोत्र को धारण करती थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखोगे तो माता जो होती थी वह ज्यादा चलता था, मात्र सत्तात्मक समाज हो सकता है। इन अभिलेखों में एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह मिली है, दूसरा क्या खास है, सातवाहन स्वयं ऐसे अनोखे ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिन्हें क्षत्रियों के अभियान को कुचल दिया। यानी सातवाहनों के समय ऐसे भी ब्राह्मण होते थे जो क्षत्रिय होते, जो यार उनके भी जो अभियान होते थे उनको भी उन्होंने कुचलने का काम किया। यानी ब्राह्मण भी करते क्या करते थे, क्षत्रियों से उन्होंने लोहा लिया, परंतु ब्राह्मणिक ग्रंथों के अनुसार केवल क्षत्रियों को ही शासन करने का अधिकार था। देखो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो बताते हैं केवल भाई क्षत्रिय ही राजा होता था, लेकिन बहुत जगह से हमें प्रमाण मिलता है कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के अभियान को रोका कुचला, यानी उन्होंने शासक बनने का प्रयास किया। लेकिन जितने ब्राह्मण ग्रंथ है वो बताते हैं कि केवल क्षत्रिय ही शासन करता था। ये अभिलेख इसलिए भी उपयोगी है कि आबादी के विभिन्न वर्गों द्वारा दिए गए भूमि दान के प्रमाण इनमें उल्लेखित हैं। यानी भूमि दान कितना दिया गया था ये भी पता चलता है। इससे समाज में कुछ विशेष वर्गों की संपन्नता का अनुमान लगाया जा सकता। भैया भूमि दान जो होता था, अब एक बताओ, अगर किसी को भूमि दान मिलेगा तो गरीब आदमी अमीर बन जाएगा ना, तो कौन कितना संपन्न इसका भी पता चलता है। दान करने वाले में व्यापारी और सौदागरों का मुख्य रूप से संदर्भ है। दान कौन करता था, जो व्यापारी होते थे, जो सौदागर होते थे, ये दान करते थे। परंतु जैसे लुहार है, माली है, मछुआरा है, नामों का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है।
इनमें से कोई संदेह नहीं है कि इन कारीगरों और दस्तकारों को निश्चित रूप से दूरस्थ व्यापार से लाभ हुआ था। जैसे माली है, लुहार है, मछुआरा है, इनको व्यापार से खूब सारा लाभ होता था, इसलिए भूमि दान था। पर विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि इन लोगों ने अपने नामों के साथ अपने व्यवसाय का नाम का उल्लेख किया है। यहाँ पर देखोगे तो सातवाहनों में जो लोग होते थे अपने नाम के साथ अपने व्यवसाय का नाम लिखते थे, ठीक है, ना कि अपनी जाति का। जैसे रामू लोहार हो गया या मंजू गगन लुहार हो गया। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि सातवाहनों में जो होता था, इस समय जो समाज था, जैसे व्यक्ति कोई काम करता है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, तो अपने साथ जाति का नाम नहीं लिखता, बल्कि जो व्यवसाय करता था उसका नाम लिखा जाता था। जाति नहीं थी, जाति का नाम नहीं लिखा जाता था। हमें पहले की इकाइयों में उद्धृत किया गया था कि बौद्ध ग्रंथों में समाज के विभाजन का विवरण ब्राह्मणिक ग्रंथों के विवरण से मिलता है। यानी बौद्ध ग्रंथों में जो विभाजन है वो हमें बौद्ध ग्रंथों से मिला है। यह भिन्नता कार्य पर, दस्तकारिता पर आधारित है और अधिकतर लोगों को उनके व्यवसाय के आधार पर जाना जाता था। देखो, सातवाहनों में जो समाज था कि आप क्या काम करते हैं, आप क्या व्यवसाय करते हैं, आपको उस रूप में जाना जाता था। यानी आपको आपकी जाति के रूप में नहीं जाना जाता था। यानी आपकी जो जाति है उसके रूप में बिल्कुल भी नहीं जाना जाता था, बल्कि आपका क्या व्यवसाय है उस व्यवसाय के लिए जाना जाता था। दानकर्ताओं की एक और श्रेणी है जिनको योनो के नाम से भी या विदेशियों के रूप में जाना जाता है। यावन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में नीमिया यूनानियों से किया गया है, किंतु प्रथम सदी ईसी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के विदेशियों के लिए किया जाता था। बहुत से यौनों में प्रकृत नियमों को धारण करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को दान दिए थे। यानी कह सकते हैं इन्होंने बौद्ध जो भिक्षु थे उनको दान दिए थे। महिला स्वतंत्र रूप से अपने आप या अपने पति या बेटों के साथ उपहार देती थी। यानी कह सकते हैं इस समय जब सातवाहन शासक थे, इस समय जो महिलाएं थी वह स्वतंत्र होकर के अपने पति हो, बेटा हो, उसको भैया उपहार देती थी, ठीक है। सातवाहन रानियों में से नायिका नाम की एक रानी ने वैदिक बलि अनुष्ठान का आयोजन किया था। क्या था? यानी यहाँ पर महिलाएं भैया पूजा पाठ भी करवाती थी। जब समाज ही पितृसत्तात्मक नहीं था, मातृ सत्तात्मक समाज था, तब यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसके बारे में, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में हमें यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। तो महिलाएं जो थी वो भी क्या करती थी, पूजा पाठ अनुष्ठान जरूर करवाती थी, ठीक है। ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को उपहार दान दिए जाते थे। जो ब्राह्मण होता, जो बौद्ध भिक्षु होते, उसको दान में मिलता था। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि दक्कन में समाज का संचालन जैसा है कि इस काल में प्रमाणों से पता चलता है कि ब्राह्मणिक ग्रंथों में दिए गए नियमों के अनुसार नहीं होता था। कहने का मतलब है यहाँ पर जो समाज था, हम जो ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़ते हैं वैसा बिल्कुल समाज नहीं था। मात्र सत्तात्मक समाज है। महिलाएं पूजा पाठ करवाती थी, यज्ञ करवाती थी, महिलाओं की स्वतंत्रता है। और यहाँ समाज जो था वह जाति कास्ट बेस नहीं है, बल्कि आप जिस व्यवसाय को करते हैं उस व्यवसाय से आपको जाना जाता था। इस प्रकार प्राचीन सामाजिक संरचना का पुनर्निर्धारण करते समय ग्रंथों के संदर्भ में हमें ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए तथा उनके तथ्यों की तुलना अन्य स्रोतों जैसे कि अभिलेख और पुरातात्विक तथ्यों के साथ करनी चाहिए, ठीक है। जिन बौद्ध मठों का विवरण इस काल के स्रोतों से प्राप्त हुआ है, इससे स्पष्ट है कि उनके व्यवहार एवं जीवन में बुद्ध के समय में काफी परिवर्तन है। कैसे जो बौद्ध मठ थे उनसे विवरण से पता चला है कि बौद्ध जीवन से, यानी कह सकते सातवाहनों के जो समाज था उसमें काफी बदलाव आया बुद्ध के बाद। प्रारंभ में बौद्ध भिक्षुओं को कुछ ही व्यक्तिगत सामान रखने का अधिकार था। यानी शुरू में जो बौद्ध भिक्षु थे कुछ ही सामान रखते थे। ये सामान कुछ ढीले ढाले वस्त्र एवं भिक्षा के पात्र तक ही सीमित थे। परंतु धीरे धीरे बौद्ध संघ की सदस्यता का प्रभाव बढ़ा। हम देखते हैं कि सातवाहन राजाओं ने काफी बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षुओं को धन और भूमि दान किए। जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको सातवाहन राजाओं ने क्या किया, भूमि, धन, पैसा, रुपया ऐसा दिया, जिसके कारण संघ की संपत्ति वृद्धि। यानी जो बौद्ध संघ होते थे बहुत बड़े, इन पर रुपया पैसा। इस काल में हमें कुछ ऐसे विवरण भी प्राप्त होते हैं जिसके अनुसार बौद्ध भिक्षुओं ने स्वयं भी दान दिए थे। यानी बौद्ध जो होते थे इन्होंने स्वयं भी दान दिया था और इन्होंने स्वयं भी चीजों को किया था, ठीक है। अगला जो हमारा पार्ट रहेगा 15.10 दक्षिण भारत तमिल या तमिलहम, यह जो हमारा विशेष क्षेत्र है, ठीक है।